गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएसएससी जो कि पेट का एग्ज़ाम होने वाला है कल से। तो उसके लिए आज हम लोग महा मैराथन स्टार्ट किए हैं जो कि साइंस करेगा। टोटल हम आपको 500 प्रश्न कराएंगे। आपको पता है साइंस जो है आपको आने वाला है पेट में, वो भी 5 नंबर का रहेगा, लेकिन 5 नंबर जितना हम आपको मैराथन करा देंगे वो 5 प्रश्न इसी मैराथन से रहेंगे। कुल टोटल 500 प्रश्न कराएंगे, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब रहेंगे, लेकिन पाँचों प्रश्न आपके इसी क्लास से रहेंगे, क्योंकि हम बहुत ही एनालिसिस करके कुछ क्वेश्चन आपको लाए हैं जो बार बार पेट में रिपीट करता है। वही पेपर जो हर साल पूछा जाता है कहीं न कहीं एग्ज़ामों में, वही पेट का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रश्न बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले आज आपको पता है शिक्षक दिवस है, तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो 2 लाइन कहेंगे आप लोग के लिए। किसी का सपना साकार करने में माता पिता के समतुल्य एक शिक्षक का योगदान होता है। हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ध्यान न देकर बच्चों के जीवन को जीवंत बनाते हैं, तो आप सभी का मनोबल कम न पड़े और ऐसे लगातार प्रयासरत रहें। तो एक बार फिर से वंस अगेन हैप्पी टीचर डे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम टोटल लगभग 500 प्रश्न कराने वाले हैं, लेकिन ये आपका पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो प्रश्न जितने भी लिए गए हैं सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैक्सिमम प्रश्न आपको फिजिक्स से मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, द वर्क डन इज मूविंग चार्ज अराउंड द क्लोज पाथ इन ए। क्या कर रहा है? किसी आवेश को एक बंद परिपथ में स्थिर वैद्युत क्षेत्र में ले जाने पर किया गया कार्य क्या होता है? कोई भी करा क्या, कोई आवेश हो एक बंद परिपथ में, कोई आवेश है बंद परिपथ में स्थिर वैद्युत क्षेत्र, स्थिर वैद्युत क्षेत्र का दिया है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र में ले जाने किया गया कार्य। तो स्थिर वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई कार्य होगा तो वो क्या होगा? शून्य होगा। क्या हो जाएगा? शून्य होगा। सी ऑप्शन होगा राइट। चलिए नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? भाई बहुत पूछा जाता है आपके। पलायन वेग समझते हैं, किसी वस्तु को अगर हम फेंक देंगे ना, कितनी स्पीड से फेंकेंगे कि वह पृथ्वी वापस लौट के नहीं आ सकता, उसी बोलते हैं पलायन वेग। तो कितना होता है भाई? 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 9.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 12.8। कितना हो जाएगा भाई? राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ओके चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। किस तत्व का उपयोग विद्युत बल्ब के तंतु बनाने में किया जाता है? मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब देखे होंगे आप लोग, इलेक्ट्रिक बल्ब। ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें एक तंतु होता है, फिलामेंट होता है, ऐसे से बना रहता है। तो ये किसका बना होता है? ये किसका बना होता है बताइए? तो ये बना होता है किसका? कापर का, टंगस्टन का, निकिल का कि आयरन का? तो ये बना होता है क्या? टंगस्टन जिसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, टंगस्टन। ठीक है। अब विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो आपको पता है आर्गन, नाइट्रोजन, इन गैस को भरा जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक्वारेजिया इज मिक्सर। आप लोग जानते हैं एक्वारेजिया सोने चांदी को साफ करने के लिए एक सॉल्यूशन आता है, उसका नाम है एक्वारेजिया। ये जो एक्वारेजिया है 2 अम्लों से मिलकर बना है और उनका रेशियो कितना होता है बताइए? तो ये 2 अम्ल है, एक HCl है, एक नाइट्रिक अम्ल HNO3। इनका रेशियो ये 3 होता है और ये 1 होता है एक्वारेजिया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? किडनी। तो भाई किडनी बने किसकी होती है? किडनी बनी होती बहुत सारे नेफ्रॉन की बनी होती है। और आपको पता है नेफ्रॉन यही ब्लड को फिल्ट्रेट करके यूरिन बनाता है। तो एक किडनी में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं? लगभग एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन और 2 किडनियाँ में लगभग 20 लाख नेफ्रॉन। तो किडनी बनी किसकी? नेफ्रॉन। छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं किडनी में, उसे बोलते हैं नेफ्रॉन, जो कि ब्लड का फिल्ट्रेट कर यूरिन बनाते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, किडनी बनी किसकी है? नेफ्रॉन की, इसलिए इसकी इकाई क्या हो जाएगी? नेफ्रॉन। ये ऑप्शन। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। वसा को पचाने वाले एंजाइम का नाम क्या है? एमाइलेज,
लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। आप लोग भी बताते रहिए आंसर, ठीक है। अगर किसी को पता है तो कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा। तो वसा को पचाने के लिए एमाइलेज नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज होता है, लाइपेज। ये लाइपेज निकलता कहाँ से? अग्नाशय से निकलता है। आप लोग जानते हैं अग्नाशय, पेनक्रियाज, ये जो पेनक्रियाज होता है ना, वहाँ से निकलता है लाइपेज, जो कि वसा का पाचन करता है। बाकी ट्रिप्सिन, पेप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। बी ऑप्शन होगा। बहुत अच्छा। आइए और भी प्रश्न हैं। कह रहा कि प्लांक नियतांक जिसे बोलते हैं, यच का बीमी सूत्र क्या है? तो प्लांक नियतांक का बीमी सूत्र आप लोग बताइए, आप लोग ट्राई करिए, सब लोग ट्राई करिए। तो हम लोग जानते हैं क्या, एनर्जी इक्वल टू होता है यच न्यू होता है। न्यू मतलब ये न्यू क्या मतलब? आवृत्ति है। तो हमको यच मतलब यही है प्लांक नियतांक। क्या है भाई? प्लांक नियतांक। तो हम लोग जानते हैं एनर्जी का बीमा क्या होता है, यम यल स्क्वायर टी की पावर -2 बराबर, इधर लिखिएगा यच, और इधर आवृत्ति है, आवृत्ति का होता है भाई 1/n, मतलब क्या, t-1 होगा, t-1 होगा, ठीक। तो ये एच निकालना है, तो एच बराबर हो जाएगा यम यल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए t-2 है, यहाँ पे t-1 है, तो ये क्या हो जाएंगे, इसमें से एक कम हो जाएगा, कट जाएगा, तो टी की पावर -1 बचेगा, टी की पावर -1। तो यम यल स्क्वायर टी की पावर -1, कोई ऑप्शन दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए जी? तो यम यल स्क्वायर टी की पावर -, यही ऑप्शन, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यही आंसर होगा, बी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को सिद्ध करती है? कौन सी जो घटना फिनोमिनन है जो प्रकाश की कण को सिद्ध करती है? विवर्तन, इंटरफेरेंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, या ध्रुवण पोलराइजेशन। तो कौन सी घटना प्रकाश, आपको पता है प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है, प्रकाश कण के रूप में भी चलता है। तो कह रहा है कि प्रकाश कण के रूप में चलता है, इसको कौन से द्वारा सिद्ध होता है? तो आप लोग जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब किसी मेटल पर क्या करता है, लाइट गिरती है, तो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन टकरा के क्या करते, बाहर निकलते, मतलब कण बाहर निकल रहे हैं। तो यही आंसर होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? अपर रूप समझते हैं, कार्बन का ही मॉडिफिकेशन। तो कार्बन से हीरा बनता है, कार्बन से ग्रेफाइट बनता है, फ्लोरीन बनता है, लेकिन ये क्वार्टज नहीं बनता है भाई, ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगले प्रश्न की बात किया जाए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी धातु अपनी अयस्क के साथ सही जोड़ी गई है? तो बॉक्साइट कॉपर के साथ तो कभी नहीं आ सकता। चलिए देखते हैं, हेमेटाइट आयरन, सिनेबार जिंक, गैलेना एल्युमिनियम। बताइए क्या आंसर हो जाएगा, आप बताइए। तो भाई देखिए बॉक्साइट तो एल्युमिनियम के साथ आता है, तो गलत लग रहा है मुझे। हेमेटाइट ये आयरन, ये तो सही लग रहा है मुझे। सिनेबार जिंक, सिनेबार जिंक मतलब सिनेबार तो पारा के साथ आता है, ये तो गलत होगा। गैलेना ये तो लेड, पीबी लेड के साथ आता है, ये भी गलत होगा। यही आंसर होगा, बी ऑप्शन। ओके, आप लोग का भी सही है। अगले प्रश्न की बात किया जाए, किस विटामिन की कमी से घातक या पर्नीशियस एनीमिया होता है? बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा जी, जवाब देते रहिए आप लोग। तो किस विटामिन की कमी से घातक या पर्नीशियस एनीमिया होती है भाई? विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन C। तो किस विटामिन की कमी से? तो पर्नीशियस एनीमिया मतलब क्या होता है जी? ब्लड की कमी, ब्लड की कमी मतलब RBC की कमी, RBC मतलब हीमोग्लोबिन की कमी। तो होगा क्या, ब्लड को बढ़ाने के लिए 3 विटामिन होते हैं। विटामिन पहले B6 होता है, B12 होता है, B9 होता है। सबसे ज़्यादा ब्लड को बढ़ाता है विटामिन B12, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन्स शरीर में सोडियम और पोटेशियम का संतुलन नियंत्रित करता है? तो कौन सा हार्मोन है सोडियम पोटेशियम को संतुलन को नियंत्रित करता है? देखते हैं भाई, इंसुलिन, एल्डोस्टेरॉन, थायरॉक्सिन, कार्टिसोल। तो देखिए इसका आंसर होगा एल्डोस्टेरॉन,
ठीक है। एल्डोस्टेरॉन जो है एक प्रकार का हार्मोन्स है जो डीसीटी पे काम करता है, और जब आपके यूरिन में किसकी कमी होती है, जैसे आयंस की कमी होती है, तो सोडियम पोटेशियम का संतुलन बना के रखता है एल्डोस्टेरॉन। चलिए नेक्स्ट, बहुत अच्छा। आइए अब ये लगातार फिजिक्स के ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि फिजिक्स का प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न जो है कभी कभी एग्जाम में, पेट के एग्जाम में ज़्यादातर फिजिक्स पूछता है, केमिस्ट्री बायोलॉजी कम पूछता है, तो हम फिजिक्स का ज़्यादा वेटेज दिए हैं क्योंकि फिजिक्स प्रश्न जो है ज़्यादा पूछता है। तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर, कूलाम, वोल्ट या जूल। तो वो विद्युत आवेश, आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। सीधी सी बात, आवेश का मात्रा कूलाम। आइए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। आप लोग कमेंट करते रहिए, जिसको जो पता है आंसर कमेंट करिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे तो आपका ही थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक, रदरफोर्ड, थॉमसन या बोर। तो न्यूट्रॉन की खोज हम लोग जानते हैं ईटा पर नाच, इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, प्रोटॉन, रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन, चैडविक कहीं दिया है? हाँ, ये आंसर हो जाएगा यही। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। वाहनों के पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाता है? आप लोग देखेंगे वाहनों के जो पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण? प्लेन, कॉन्वेक्स, कॉनकेव या सिलेंड्रिकल मिरर, बताइए। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, बी ऑप्शन। ये थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिए, अब स्पीड के साथ चलेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं ना। तो कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है? जड़त्व का नियम आप लोग जब जानते हैं, तो आप लोग जानते हैं न्यूटन के 3 नियम हैं। पहला नियम, कोई अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, कोई वस्तु अगर गतिमान है गतिमान रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए। तो जड़त्व भी मतलब मोमेंट इनर्शिया इसे बोलते हैं, तो प्रथम नियम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न करें, चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? देखिए अभी तक आपने पृथ्वी का देखा, लेकिन चंद्रमा का भी पूछ लिया है पलायन वेग। मतलब चंद्रमा मतलब अगर आप पहुंच जाएंगे ना, तो कितने स्पीड से वस्तु को फेंकेंगे कि वो चंद्रमा पर नहीं आ सकती है, बताइए। आपको पता है चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कम है ना, 1/6 है ना। सबसे ज़्यादा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है भाई, चंद्रमा का कम है, तो पलायन वेग इसका कम होगा। तो कितना है भाई? इसका आंसर हो जाएगा ए, 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध की इकाई है, रेजिस्टेंस की इकाई बताइए। प्रतिरोध की इकाई तो ओम, प्रतिरोध रुकावट, धारा में रुकावट ओम होता है इसका आंसर। बहुत अच्छा, आप लोग भी अच्छा किए हैं जी। एक्स किरणों की खोज किसने की? रोंटगन, क्यूरी, आइंस्टीन या प्लांक। तो एक्स किरणों की खोज किसने की? आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये याद कर लीजिएगा, रोंटगन ने किया, ठीक है, ये ऑप्शन। आइए अगले प्रश्न की बात किया जाए। दृश्य प्रकाश की आवृत्ति कितनी? विजुअल लाइट, देखिए विजुअल लाइट की पूछ रहा है, आवृत्ति कितनी होती है? तो बताइए आप लोग। 10⁻³ हर्ट्ज, 10⁻8, 14, 18। अच्छा प्रश्न है ये, एग्जाम में बन जाता है तो लोग छोड़ चले आते हैं, कहते हैं पता नहीं कहाँ से बना है। तो कोई बात नहीं, आप लोग पता, सी ऑप्शन होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है, दाब का बीमित सूत्र क्या है? बताइए भाई, दाब का आप लोग जानते हैं, दाब प्रेशर मत P/A, बल एरिया। बल का आप लोग जानते हैं, बल द्रव्यमान गुणित त्वरण mL/T⁻⁻2 होता है, -2 और एरिया होता है L²। तो 1 से L 1 से कट जाएगा तो बचेगा mL/-1 T⁻⁻2। तो कहीं है, हाँ पहला ही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं लोग। अगला प्रश्न कर रहा है कि ट्रांसफार्मर में कौन सी मात्रा स्थिर रहती है? वोल्टेज, पावर, करंट, एनर्जी। अच्छा प्रश्न, बताइए सब लोग जवाब दीजिए भाई, जल्दी जवाब दीजिएगा। तो इसमें ट्रांसफार्मर में पावर जो होता है वो स्थिर होता है, जानते रहिएगा, पावर कांस्टेंट होता है। अगला है, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट
बर्नौली, पास्कल, आर्किमिडीज सिद्धांत या न्यूटन लॉ? क्या हो जाए इसका आंसर? तो ये पास्कल लॉ पे काम करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत मतलब ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश के तरंग के सिद्धांत को बताया, मतलब प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, वो हाइगेन ने बताया था। आइंस्टीन ने बताया था कण के बारे में ना, ये इसके बारे में। आइए नेक्स्ट, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की गति, देखिए ध्वनि माध्यम चाहिए, ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए, बिना माध्यम की गति नहीं, मतलब इसका मतलब जो ध्वनि होगा ना निर्वात में गति नहीं कर सकता है, जबकि प्रकाश निर्वात में भी गति, उसको चलने के लिए माध्यम नहीं हो सकता होती है। तो सबसे अधिक होगा यहाँ पर स्टील में होगा ध्वनि, ठोस वस्तुओं में ज़्यादा होता है ना ध्वनि की गति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अदिश है? कौन सी अदिश है भाई? फोर्स, वेलोसिटी, वर्क या एक्सेलरेशन? अदिश मतलब जिसमें दिशा न हो, अदिश मतलब क्या? जिसमें दिशा न हो। फोर्स, वेलोसिटी, वर्क। वर्क कोई काम का कोई दिशा होता है क्या? नहीं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, लाइट ईयर किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जिसे बोलते हैं, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, एनर्जी। तो लाइट ईयर आप लोग जानते हैं डिस्टेंस नापने के लिए होती है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या है? वेबर, टेस्ला, हेनरी या गाउस? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या है बताइए? वेबर। क्या है भाई? वेबर। बहुत अच्छा, वेबर। आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आंसर दीजिए कमेंट में। फर्मी इज ए यूनिट ऑफ, फर्मी किसकी इकाई है भाई? आप लोग जानते हैं 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो 1 फर्मी किसकी है? मीटर बता, मतलब लेंथ बता रहा है ना जी, तो आंसर दीजिए लेंथ। देखिए आ रहा या नहीं आ रहा, लेकिन कमेंट बताएंगे तो आपका थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा। बताइए जरूर, कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? डायनमो, मोटर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर। तो कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है भाई? बताइए। तो ये डायनमो बदलता है, ठीक, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। या डायनमो जानते हैं, जैसे ये जो जनरेटर नहीं होता, जनरेटर उसको हाथ से चलाते तो यांत्रिक से क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है भाई डायनमो। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का इकाई क्या है? तो आप लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक एफ बराबर फार्मूला होता है जी m1 m2 आर स्क्वायर। तो ये जी को पूछ रहा है तो हम लिख सकते हैं क्या? एफ इंटू आर स्क्वायर बराबर अपान m1 और इधर m2 हो जाएगा और इधर जी हो जाएगा। तो भाई ये क्या है? न्यूटन। तो इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? न्यूटन। और ये है क्या? आर इसका मतलब मीटर स्क्वायर और इधर हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा, यही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किस रंग की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? किस रंग की? हम लोग जानते हैं विबग्योर, तो बना लीजिएगा VIBGY O और R। तो हम लोग जब जानते रहिएगा, जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो तरंगदैर्घ्य लेमडा का मान कम, लेकिन जब नीचे की तरफ जाएंगे तो लेमडा का मान अधिक। तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है? रेड कलर का होता है, और सबसे कम वायलेट कलर का होता है। तो ये आप समझ जाएगा। अगला प्रश्न है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, करा शक्ति का एसआई यूनिट क्या है? बताइए, सब लोग जवाब दीजिए। वाट, जूल, वोल्ट, न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा वाट। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है?
तो विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर, किसका उपयोग? अमीटर। अगला प्रश्न है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? बताइए। तो यहाँ पे कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है, जानते रहिएगा। अब देखिए थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे, अब ज़्यादा हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मतलब ये क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण पूछ रहा है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है बी ऑप्शन 9.8 मीटर प्रति सेकंड। आइए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर काम करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, बीटा डीके या रेडियोएक्टिविटी? बताइए। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, आप लोग जानते हैं नाभिकीय संलयन। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर या थर्मोमीटर? तो थर्मोमीटर ताप आप लोग जानते हैं, ताप। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? पाइप में कितना प्रेशर है वो मैनोमीटर से नापते हैं। बैरोमीटर से नापते हैं वायुमंडलीय दाब, और हाइग्रोमीटर मतलब आर्द्रता नापते हैं। क्या नापते हैं? आर्द्रता। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल वही होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं लोग, निम्न में से किसकी अभेदक क्षमता सबसे अधिक होती है? मतलब किसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है भाई? अल्फा की, बीटा की, गामा की या कैथोड की? तो सबसे ज़्यादा गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। रेडियो धर्मिकता की खोज किसने किया था? हेनरी बैकवेल, मैरी क्यूरी, रदरफोर्ड या आइंस्टीन? बताइए, इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो हेनरी बैकवेल, ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा नियम बताता है कि द्रव्य में दाब सभी दिशाओं में समान प्रसारित होता है? बॉयल का नियम, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत या बर्नौली? तो दाब है ना, तो प्रेशर से रिलेटेड अगर कोई आएगा तो हमको लग रहा है पास्कल होना चाहिए। आप लोग को क्या लग रहा है? पास्कल ही होगा, ठीक है, बी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। प्रकाश की गति सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो गैलीलियो, न्यूटन, हाइगेंस, ये गैलीलियो ने नापा था। अगला है, कौन सा नियम रॉकेट प्रोपल्शन या, तो ये तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ग्रेविटेशन। कौन सा रॉकेट प्रोडक्शन तो होता है, रॉकेट मतलब लॉन्चिंग मतलब पूछ रहा है आपसे, तो क्या हो सकता है बताइए? तो थर्ड लॉ। अरे भाई थर्ड लॉ ये बता ना, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम। अगर हम किसी पर क्रिया करेंगे, एक्शन करेंगे तो उस पर रिएक्शन होगा, सीधी सी बात है। अगला प्रश्न है, विच वेव्स इज यूज सोनार? सोनार में कौन सी तरंग प्रयोग होता है? देखिए सोनार एक यंत्र होता है, जब समुद्र में कोई वस्तु खो जाती है ना, तो ये सोनार यंत्र पराश्रव तरंगें छोड़ता है, जिससे ये टकरा कर वापस उसकी तरफ आती है। अगर वो वापस आ गई तो वस्तु का पता लगा सकते हैं। तो सोनार साउंड वेव निकालती है। अगला प्रश्न है, तारों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है भाई? तो नाभिकीय ऊर्जा होती है। तारों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है बताइए? नाभिकीय ऊर्जा होती है, नाभिकीय संलयन होता है। तो ए ऑप्शन होगा। अगला है, कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति को सिद्ध करती है? कौन सी घटना प्रकाश की तरंग की प्रकृति को सिद्ध करती है बताइए? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो ये डिफ्रेक्शन, ठीक है, विवर्तन सिद्ध करती है। बहुत अच्छा। आइए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। कोणीय संवेग का एसआई इकाई क्या है? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये फंसा देगा आपको एग्जाम। अगर ऐसा आ जाएगा ना तो फिर आप लोग नहीं कर पाएंगे, आपको पता है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। देख लीजिएगा, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम आप जानते होंगे ना। अगला है, वायु में ध्वनि की गति किसके बढ़ने पर बढ़ती है? वायु में ध्वनि की जो गति है किसके बढ़ने पर बढ़ती है भाई, बताइए। तो वायु में ध्वनि की जो गति है, टेम्परेचर बढ़ जाए तब भी और आर्द्रता बढ़ जाए तब भी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कौन सा नियम वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है? जूल, ओम, कूलाम या फैराडे? तो कौन सा नियम है जो वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है? क्या हो सकता है बताइए? ये ओम का लॉ हो सकता है। क्या हो सकता है? ओम का नियम, ओम का नियम बताता है, ठीक है। V=IR जानते हैं ना, वही। आकाश का नीला रंग किस घटना कारण? देखिए ये पेट में पिछली बार पूछा भी था, पेट में इंपॉर्टेंट हुए। तो आकाश का नीला रंग, देखिए आकाश का नीला रंग क्या होता है कि सनलाइट जब गिरती है तो प्रकाश जब गिरती है ना तो कुछ कण आते हैं बीच में, जिससे लाइट, प्रकाश की कुछ कलर जो होती है डिफ्लेक्ट कर जाती है, मतलब स्कैटरिंग कर जाती है, प्रकीर्णन कर जाती है, मतलब फैल जाती है। तो आप लोग जानते हैं क्या, बैगनी किरणें, नीला किरणें जो होते हैं, ब्लू कलर, ये ज़्यादा स्कैटरिंग होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। बहुत अच्छा, स्कैटरिंग होगा, प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, परिपथ में धारा की तीव्रता मापने हेतु कौन सा यंत्र का प्रयोग होता है? परिपथ में धारा मापने के लिए कौन से परिपथ का यूज होता है बताइए आप लोग? वोल्ट मीटर, अमीटर? धारा मापने अमीटर होगा, बी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र एसआई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, आप लोग जानते हैं E= यही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E/Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई मात्रक क्या होता है जी? तो वोल्ट/मीटर होता है, बी ऑप्शन। ये सब जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न उठाएं जो एग्जाम में बन सकते हैं। नाभिक की बंधन ऊर्जा किस कारण होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू, नाभिक की बंधन ऊर्जा किस कारण होती है? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करते हैं लोग, रिमोट कंट्रोल में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का प्रयोग होता है? रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड्स, एक्सरे, माइक्रोवेव्स? बताइए। तो इंफ्रारेड आप लोग देखे होंगे ना, रिमोट कंट्रोल में जब हम लोग प्रेस करते हैं उसके बटन को तो रेड कलर लाइट निकलती है ना, इंफ्रारेड। अब जानते हैं क्या, ये जो कैमरा लगा हुआ था ना उसमें देखिए रात के समय रेड लाइट जलती है ना, वो इंफ्रारेड कलर ही होती है। रात में विजुअल जो आप देख पाते हैं इसी कारण देख पाते हैं। रात में आप जब कैमरे से देखते हैं तो ब्लैक एंड वाइट दिखता है, ये इंफ्रारेड के कारण ही। एक कह रहा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति बताइए। पावर फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, P=1/F। लेकिन यहाँ पे फोकस लेना है तो आपको मीटर में लेना है। एक मिनट, फोकस आपको लेना है तो किस में लेना है? मीटर में लेना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, इसको मीटर में लेना है। तो फोकस 120 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखा 0.2। अब इसको पॉइंट से हटा देंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2। अब काट देंगे तो 2×5 = 10, 5 आ जाएगा। अब ये कौन सी लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, मतलब उत्तल लेंस है। तो उत्तल जब लेंस होगा तो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, न्यूटन लॉ, जूल थॉमसन इफेक्ट, बर्नौली प्रिंसिपल या पास्कल? तो रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज की बात कर रहा है, तो ये जूल थॉमसन इफेक्ट पर काम करता है, बी ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात किया जाए,
प्लांग नियतांक एच की इकाई क्या है? तो प्लांग नियतांक एच की इकाई जूल सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर होगा ए। इसको रट डालिए, ए ऑप्शन होगा। अगला है क्रांति कोण। आप लोग पढ़े हैं क्रिटिकल एंगल, प्रकाश में पढ़े होंगे। क्रांति कोण किससे संबंधित हैं? क्रिटिकल एंगल अपवर्तन से, परावर्तन से, पूर्णांतिक परावर्तन से या प्रकीर्णन से। तो क्रिटिकल एंगल पूर्णांतिक परावर्तन होता है, वहीं पे क्रिटिकल एंगल बनने को देखता है। चलिए नेक्स्ट, अस्थायी चुंबक बनाने में किस धातु का प्रयोग करते हैं? सॉफ्ट आयरन, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम। तो स्थायी चुंबक बनाने में हम लोग स्टील का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन की खोज सब जानते हैं, थॉमसन। किसने किया भाई? थॉमसन। ये तो सब जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये आपका 50 प्रश्न हो गया, अभी 50 प्रश्न और बाकी है भाई। दो समांतर धारा वहन करने वाले चालक के बीच कैसा बल होगा? आप लोग जानते हैं, जैसे एक तार ये है, एक तार ये है, इसमें भी धारा इधर बह रहा है, इसमें भी इधर बह रहा है। तो होता क्या है कि जब दोनों धारा एक तरफ बढ़ता है तो बल दोनों के विपरीत लगता है, एक दूसरे के विपरीत लगता है, ऐसे ऐसे। एक बल इधर लगेगा, एक बल इधर लगेगा, ठीक है। तो अट्रैक्टिव इन करंट इन द सेम डायरेक्शन। तो क्या होगा, जब दो तारों में धारा एक समान बह रही है ना, तो ये दोनों अट्रैक्शन करेंगे, पास पास आएंगे। लेकिन जब एक धारा इधर बह रही है और धारा इधर बह रही है ना, तो ये इस पर बल लगाएगा और ये इस पर बल लगाएगा, और जिससे क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। पैरेलल बहेगी तो ये। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? पावर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल या डिस्पर्जन। इसका आंसर दीजिए आप सब लोग आंसर बताइए आप लोग। तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है आपको पता है? निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सेल्फ इंडक्टेंस, इसकी इकाई पूछ रहा है, टेस्ला, वेबर, हेनरी या ओम। क्या हो सकता है बताइए? इसका आंसर हो जाएगा हेनरी, हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, अगले प्रश्न की बात किया जाए। कैंसर के उपचार में किस विकिरण का प्रयोग होता है? एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड। बताइए। तो एक्सरे के उपचार में गामा रेज, किसका उपयोग होता है? गामा रेज। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। लेंज का नियम किस सिद्धांत पर काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, बताइए। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ए पर। अगला प्रश्न है, एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन हो जाएगा और प्रति मीटर स्क्वायर ये होना चाहिए, न्यूटन मीटर, न्यूटन ना, एफ अपॉन एल होता है ना, एफ अपॉन एल, एल मतलब मीटर, न्यूटन पर मीटर, ये ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए हम लोग। किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर चलाने हेतु आवश्यक बल क्या कहलाता है? किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर, देखिए वृत्ताकार पथ पर चलाने के लिए आवश्यक बल, एक बल लगता है, एक अंदर की तरफ लगता है, एक बाहर की तरफ लगता है। तो वृत्ताकार चलाने के मतलब अंदर की तरफ बल लगेगा ना भाई। तो कौन सा लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल, ग्रेविटेशनल या फ्रिक्शनल। तो अंदर की तरफ लगेगा तो सेंट्रीपिटल ही लगता है, अभिकेंद्री बल जिसे बोलते हैं हम। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो कैसी इमेज बनेगी भाई? रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, वर्चुअल, इरेक्ट या क्या बन जाएगा? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए, रियल, इन्वर्टेड, सेम
साइज। आप लोग देखिए पढ़े होंगे, बहुत अच्छा से कर पा रहे होंगे। जो नहीं पढ़ा होगा ना तो फिर बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। आवर्धक लेंस किस प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है? कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस या प्लानो लेंस? क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए, विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई क्या है? एम्पियर, ओम, वोल्ट, फैराडे? बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए, प्रकाश का कौन सा गुण दर्शाता है कि उसमें संवेग होता है? बताइए। तो ये रेडिएशन प्रेशर दर्शाता है, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए, अच्छा प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की बात किया जाए, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा था? केपलर, न्यूटन, गैलीलियो या आर्किमिडीज? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन, केपलर दोनों के बीच में हो सकता है, कोई ना कोई। न्यूटन ने खोजा था। ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? अभी तो बताया, विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन खासी जानते हैं? ये लगभग 2700 डिग्री से लेके 3500 डिग्री टेम्परेचर, 3500 डिग्री टेम्परेचर को सह सकता है। इसकी खासियत होती है। अगला है, किसी संधारित्र मतलब कैपेसिटी की धारिता, कैपेसिटर की जो धारिता है किस पर निर्भर करती है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, एरिया प्लेट, मीडियम बिटवीन प्लेट या ऑल ऑफ इट? तो कैपेसिटेंस आप लोग पढ़े हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी पे, डी। अगला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये भी प्रश्न पिछली बार शिक्षक इसमें पूछा गया था पिट में। तारे क्यों टिमटिमाते हैं भाई? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एटॉमिक, एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? बताइए। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, संवेग संरक्षण का नियम किसका परिणाम है? संवेग संरक्षण, तो भाई संवेग संरक्षण आप लोग जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ को ही बोलते हैं, लेकिन सेकंड लॉ तो दिया नहीं, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो, ये बी ले दिया जाएगा क्योंकि न्यूटन से रिलेटेड है। तो ये आएगा संवेग संरक्षण, पी इक्वल टू एम वी, ये दूसरा नियम बताता है संवेग संरक्षण। एसी की आवृत्ति मापने हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? अमीटर। ठीक है, बताइए बताइए क्या हो जाए इसका आंसर? एसी की मात्रा को मापने, एसी की आवृत्ति, अल्टरनेटिव करंट जैसे बोलते हैं जी। जवाब दीजिए। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑसिलोस्कोप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश है? सदिश है भाई, वर्क, एनर्जी, वेलोसिटी, पावर। सदिश मतलब दिशा भी हो, एनर्जी, वेलोसिटी। वेलोसिटी तो लग रहा है सदिश है, बाकी पावर तो नहीं लग रहा है। वेलोसिटी ही होगा, बहुत सही है, वेलोसिटी ही होगा जी। आइए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन, मॉड्यूलेशन, इंडक्शन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफायर यूज किया जाता है, जानते रहिएगा। अगला प्रश्न है, लोलक किस प्रकार की गति करता है? ये जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम किस प्रकार गति करता है? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, आवर्त गति करता है, आप लोग को पता है आवर्त गति। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, उष्मा का एसआई इकाई क्या है? जूल, न्यूटन, पास्कल, वाट। उष्मा का, तो ये जूल होगा आंसर, ये ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोलिक मतलब इसमें लिक्विड भरा है, मतलब पास्कल होगा इसमें, बी ऑप्शन। ठीक है, सोचना ही नहीं है इसमें। अगला प्रश्न है, धारा का विरोध करने वाले चालक की प्रवृत्ति क्या कहलाती है?
कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस। तो भाई विरोध कर रहा है ना, तो विरोध रेजिस्टेंस उसे बोलते हैं। अगले प्रश्न की बात किया जाए, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ या स्पीड? ध्वनि की तीव्रता, तो ये एम्पलीट्यूड पर। ठीक है। अगले प्रश्न की बात किया जाए, माइक्रोवेव ओवन किस तरंग का प्रयोग होता है? आप तो जानते हो, जैसे देखिएगा माइक्रोवेव ओवन जो होता है ना, उसमें हम लोग ब्रेड, पिज्ज़ा को क्या करते हैं, माइक्रोवेव के किरणों से हम लोग क्या करते हैं, उसे गर्म करते हैं। तो उसमें कौन सा तरंग का यूज किया है, तो वही पूछ रहा है आपसे। तो इस तो आंसर खुद ही दिख रहा है, माइक्रोवेव्स होगा इसका आंसर। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, बल का एसआई इकाई क्या है? पास्कल, न्यूटन, जूल, वाट? तो न्यूटन हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला है, किस विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है? एक्स रे, गामा रे, यूवी रे, इंफ्रारेड? तो गामा रे तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी है। आप लोग जाते हैं गाड़ी, एक्स, यू, वी, इन, माई, रेंज। जब आप इधर जाएंगे ना, गामा मतलब रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजुअल वेव्स, ठीक है। इसके बाद अल्ट्रा रे, ये एक्स रे, गामा रे, इधर जाएंगे तो क्या होगा, तरंगदैर्घ्य तो कम होगा लेकिन एनर्जी ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। तो तरंगदैर्घ्य गामा रेज की होगी, मतलब तरंगदैर्घ्य मतलब दूरियाँ इसकी कम दूरी तक जाएगी, लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर, एनर्जी ज़्यादा होती है इसके पास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा की इकाई नहीं है? जूल, अर्ग, कैलोरी, वाट? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वाट, डी ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात किया जाए, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? वर्क, पावर, टॉर्क या हीट? सदिश राशि कौन सी है? तो टॉर्क मतलब आघूर्ण, टॉर्क मतलब आघूर्ण, यही सदिश राशि है। घुमाते हैं ना इसको, दिशा होगी इसमें। 79 आवृत्ति की एसआई, तो आवृत्ति को सब जानते हैं, हर्ट्ज टच। अगला प्रश्न है, फोकस दूरी वाले लेंस का ये भी हो जाएगा P=1/f, लेकिन फोकस लेना है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, तो 1/0.5। तो 0.5 मतलब ये आपका 10, ये आपका 5 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। लेंस कौन सा है, कुछ नहीं दिया है, तो 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, ग्रहों की गति के नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित हैं? न्यूटन, केपलर, गैलीलियो या? तो ग्रहों की गति के नियम दिए थे केपलर, बी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए, कार्य की इकाई किसके समान है? मतलब कार्य किसके समान है? पावर के, एनर्जी के, फोर्स के, मोमेंटम के? तो आप लोगों को बताया भी था मैंने एनर्जी, पावर, ये सब के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्य एनर्जी के समान है। अगला प्रश्न है, दंत चिकित्सक दांत का आवर्धित क्षेत्र को देखने हेतु तो किस, आप लोग देखे होंगे जो दंत चिकित्सक होते हैं, डेंटल डॉक्टर, दांत के जो डॉक्टर होते हैं, वो एक लेंस यूज करते हैं जो दांत को आपको बड़ा करके दिखाता है। तो कौन सा होता है? प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, सिलेंड्रिकल? बताइए। तो कॉनकेव होता है, कॉनकेव। अगले प्रश्न की बात किया जाए, कौन सा नियम गैस के ताप, दाब और आयतन के बीच संबंध बताता है? चार्ल्स, बॉयल, आइडियल गैस लॉ, पास्कल? तो ताप, दाब, आयतन, तो ये क्या हो जाएगा इसका, बताइए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, आइडियल गैस लॉ। PV=NRT, आपको जानते हैं, NRT, ठीक, आइडियल गैस लॉ। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे कमज़ोर बल कौन सा है? प्रकृति सबसे कमज़ोर बल तो वांडर वाल है, लेकिन वांडर वाल कहीं दिया नहीं है।
इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमज़ोर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करेगा? मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर या डायनमो? तो मोटर करता है। इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो क्या करेगा? घूमेगा। इंद्रधनुष की घटना के कारण दिखाई देता है। इंद्रधनुष किस घटना के कारण दिखाई देता है भाई? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विद्युत धारिता की इकाई क्या है? हेनरी, फैराडे, टेस्ला, वेबर? बताइए। फैराडे, बी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात किया जाए। 89 है, 10 प्रश्न और हैं। दाब का एसआई मात्रक, तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होगा। ठीक है, सही है। अगला प्रश्न है, किस वस्तु में गति के कारण कौन सी ऊर्जा होती है? गति के कारण कौन सी ऊर्जा? तो गति मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी ना, ये तो सोचना ही नहीं था इसमें। अगला प्रश्न है, कार का बीमे सूत्र, तो कार होता है यम यल स्क्वायर टी पावर -2। जो एनर्जी होता है वही कार का होता है, ये दूसरा ऑप्शन होगा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या डिफ्रेक्शन? तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु का त्वरण? जीरो, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग? तो कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। अगला प्रश्न है, लुमिनस इंटेंसिटी इकाई लुमेन, कैंडेला, लक्स या वाट? इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट में। अगले प्रश्न की बात किया जाए हम लोग, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ी होती है? गामा रे, रेडियो? तो भाई ऊपर जाने पर गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, तो नीचे जाने पर रेडियो एक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेडियो वेव्स की होती है, तो रेडियो वेव्स हो जाएगा इसका आंसर। अब सबसे कम गामा रेज का। अगला प्रश्न है, एक हार्स पावर कितने वाट की? एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण तेल बूथ के द्वारा किसने किया था? तो मिल्टन ने किया था, जानते रहेगा। अगला प्रश्न है, द स्पीड ऑफ साउंड वैक्यूम। आ गया ना प्रश्न, निर्वात में ध्वनि की चाल। निर्वात में पहली बात इसलिए होता है कि ध्वनि की जो चाल होती है वह माध्यम की आवश्यकता हो, मतलब ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, लेकिन निर्वात में कोई माध्यम तो है नहीं भाई, तो इसलिए जीरो आ जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, एक प्रश्न और बचा हुआ है। आर्किमिडीज का सिद्धांत किस पर काम करता है? तो आर्किमिडीज मतलब कोई वस्तु डूब रही हो तो उसको डूबने नहीं देती, उत्प्लावन, उस पर एक ऊपर बल लगाती है। अगला प्रश्न है, चलिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो तरंग की कौन सी विशेषता अपरिवर्तित रहती है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी जो प्रवृत्ति मतलब परिवर्तित नहीं होता है? वेवलेंथ, स्पीड, फ्रीक्वेंसी? तो यहाँ पे आंसर को फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है ना। तो ये आपके टोटल हमने लगभग 150 क्वेश्चन के एबव कराया मैंने, जिसमें मैक्सिमम प्रश्न आज फिजिक्स के लिए हैं। अभी हम आपको कुछ देर में केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का भी कम से कम 200 प्रश्न कराते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि आप बोला है 500 प्रश्न, तो आप लोग को 500 प्रश्न लगभग मिलेगा। तो चलिए, आज की क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन यह है कि बहुत सारे प्रश्न आज आपको कराए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो कि पेट के एग्ज़ाम में आएंगे। इसके साथ पेट के साथ साथ और भी एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं।
आशा करते हैं आप लोग को ये क्लास समझ में आई होगी। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास जो भी होगा आपको मिलता जाएगा, ठीक है। चलो, धन्यवाद सभी को, जय श्री श्याम सभी।